नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवेयर 24 पर पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे लेक्चर का विषय है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 भारतीय संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि यह चार्टर की श्रृंखला में आने वाला अंतिम एक्ट था। इसमें पहले ही निर्धारित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि अब आगे से कंपनी को किसी भी तरह से चार्टर एक्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो यह है चार्टर एक्ट श्रृंखला की सबसे अंतिम कड़ी, चार्टर एक्ट 1853। आइए दोस्तों, अब हम इसी चार्टर एक्ट के विषय में बात करते हैं। दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सन 1853 के चार्टर एक्ट की मुख्य धाराओं और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यह, चार्टर एक्ट के संदर्भ में प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। डिस्क्राइब द मेन प्रोविजन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्टर एक्ट 1853 एडी। अब मैं आपका ध्यान एक बार पुनः एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर दिलाना चाहूंगा कि चार्टर एक्ट 1853 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इस तरह से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसी चार्टर एक्ट 1853 से संबंधित इन प्रश्नों के। जब हम उत्तर लिखते हैं तो हमें उनमें किन विषय वस्तुओं का समावेश करना चाहिए, आखिर उसे लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए दोस्तों, इसी विषय में अब हम बात करते हैं कि चार्टर एक्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में कंपनी प्रशासन की स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही थी। हाँ, यह दूसरा एक पक्ष है कि भारत में कंपनी प्रशासन के अधीन क्षेत्राधिकार का विस्तार बढ़ता भी जा रहा था। आपको ध्यान ही होगा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, तत्पश्चात लॉर्ड डलहौजी की लेप्सेशन पॉलिसी, हड़प सिद्धांत, इनके माध्यम से एक तरफ कंपनी का भारत में साम्राज्य बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ कंपनी की स्थिति और गिरती जा रही थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में कंपनी सरकार की इसी प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति की मांग उठने लगी और लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्वयं कंपनी प्रशासन में सुधार के लिए, कंपनी की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट 1853 को ब्रिटिश संसद से पारित किया। ठीक है दोस्तों, अब यह महत्वपूर्ण सुधार क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसके विषय में अब हम और चर्चा करते हैं कि इस एक्ट ने कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा रखते हुए भारत स्थित अपने सभी क्षेत्रों को बनाए रखने, साथ ही में राजस्व संबंधी अधिकार जो उसे पूर्व से प्राप्त थे उन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत दी। उन्हें सक्षम बनाया कि अब वो भारत स्थित जो भी कंपनी के अधीन क्षेत्र हैं, जिसे हम ब्रिटिश क्राउन के अधिकृत क्षेत्र भी कह सकते हैं, उन पर शासन करने का तो अधिकार दिया और साथ ही में रेवेन्यू संबंधी जितने भी अधिकार पूर्व से प्राप्त थे उसे बरकरार भी रखा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी को अधिकार मिले उनकी एक अलग ही प्रकृति थी। क्या प्रकृति थी दोस्तों? कि यह पूर्व की तरह निश्चित समय सीमा में बंधे नहीं थे, बल्कि तब तक के लिए प्रदान किए गए थे जब तक कि ब्रिटिश संसद कोई अन्यथा निर्देश न दे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको मालूम ही है कि हमारे देश में सबसे पहले आया था कंपनी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके 20 वर्ष के पश्चात आया था चार्टर एक्ट 1793। तत्पश्चात आया था चार्टर एक्ट 1813। तत्पश्चात दोस्तों आया था चार्टर एक्ट 1833। फिर आया था दोस्तों हमारा वर्तमान चार्टर एक्ट 1853। मतलब आप देख सकते हैं 20-20 वर्षों के अंतराल में एक परिपाटी सी बन गई थी कंपनी को शासन के संदर्भ में अधिकार पत्र या चार्टर पत्र देने की। लेकिन इस एक्ट में शुरुआत से ही लिख दिया गया कि अब
कंपनी को कोई अन्य चार्टर या अधिकार पत्र प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बस वह यहां पर तब तक ही शासन कर सकती है जब तक कि ब्रिटिश संसद कोई अन्यथा निर्देश ना दे। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान था इस चार्टर एक्ट 1853 के विषय में। दोस्तों, ब्रिटेन में संसदीय शासन की परंपरा है। संसदीय शासन परंपरा में विधायिका अर्थात जो सदन होते हैं, जो विधि निर्माण करते हैं, वह कई समितियों का गठन करते हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण समिति थी ब्रिटिश संसद की सिलेक्ट कमेटी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1852 में सदन को सौंपी थी और उसमें इस बात का जिक्र किया था कि भारत में ब्रिटिश सरकार में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाए। भारत के जितने प्रांत थे उनके प्रतिनिधियों को भी अब हमारे देश में कानून निर्माण में शामिल किया जाए, इस बात की उसने अपनी अनुशंसा की थी। यह अधिकार पत्र भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यह कंपनी शासन हेतु पारित किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा चौथा और अंतिम एक्ट था। ठीक है, और यह अधिकार पत्र 1853 के चार्टर एक्ट के नाम से भारतीय संवैधानिक विकास में अपना स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर इस चार्टर एक्ट के पारित होते समय ब्रिटिश हुक्मरान कौन थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए ब्रिटिश क्राउन का अलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया। अलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया का कार्यकाल एक लंबा समय कवर करता है ब्रिटेन के राजतंत्र के इतिहास में। इसके पश्चात दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे जॉर्ज हैमिल्टन गार्डन, और तत्पश्चात दोस्तों हमारे भारत में जो गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल, उस पद पर सुशोभित थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तित्व काफी विवादास्पद भी रहा है, लेकिन ब्रिटिश हितों के मद्देनजर देखें तो लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कंपनी शासन में अत्यधिक क्षेत्र विस्तार हुआ। ठीक है, तो ये अंग्रेजों के लिए, ब्रिटेन के लिए काफ़ी उपयोगी थे और हमारे लिए हम बोल सकते हैं ये विलेन थे। एक के लिए हीरो और एक के लिए विलेन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस चार्टर एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों के विषय में। दोस्तों, मेन प्रोविजन ऑफ द चार्टर एक्ट अर्थात चार्टर एक्ट की महत्वपूर्ण धाराएं क्या क्या हैं, उनके बारे में अब हम बात करते हैं कि आखिर ब्रिटिश संसद ने जब इसे पारित किया तो उसने किन प्रावधानों को इसमें समावेशित किया महत्वपूर्ण रूप से। देखिए दोस्तों, इस अधिकार पत्र द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल तक भारत में शासन करने की आज्ञा प्रदान की गई। दोस्तों, इसका तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश सरकार अब अन्य कोई भी चार्टर एक्ट कंपनी को प्रोवाइड नहीं करेगी। साथ में ब्रिटिश संसद जब चाहे किसी भी समय भारत में कंपनी शासन की समाप्ति भी कर सकती है। यह महत्वपूर्ण प्रावधान पहला प्रावधान है चार्टर एक्ट 1853 के संदर्भ में। तत्पश्चात दोस्तों कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए। पिछले चार्टर एक्ट में धीरे धीरे करके कंपनी के अधिकारों को समाप्त किया जा रहा था और उसकी सर्वोच्च परिणति हुई थी चार्टर एक्ट 1853 में। अब कंपनी मात्र एक राजनीतिक या प्रशासनिक इकाई बन गई थी भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र में शासन की। यह महत्वपूर्ण प्रावधान है दोस्तों। इसके पश्चात दोस्तों इस चार्टर एक्ट के द्वारा अब कंपनी के मामले में भी हस्तक्षेप किया गया। कैसा हस्तक्षेप किया गया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो संख्या पूर्व में 24 निर्धारित थी उसे अब घटाकर 18 कर दिया गया और दोस्तों इनमें से 6 डायरेक्टर्स ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे, नियुक्त किए जाने थे। तो दोस्तों अब पहला तो क्या किया गया, निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या घटाकर 24 से 18 मतलब 25% तो संख्या में कमी कर दी डायरेक्टर्स की, और उनमें से भी 1/3 अर्थात 6 डायरेक्टर ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाने थे। तो अब कंपनी के अंशधारकों के द्वारा कितने डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जानी थी, चुनाव किया जाना था, मात्र 12। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के संदर्भ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस अधिकार पत्र के द्वारा
भारतीय कानूनों को संग्रहित करने की व्यवस्था की गई। हमने चार्टर एक्ट 1833 भी देखा था, उसमें भी इसी तरह के प्रयास की बात की गई थी। और इस चार्टर एक्ट में भारतीय कानूनों को संग्रहित करने की बात ही नहीं की गई, व्यवस्था भी की गई, पूरे प्रावधान भी किए गए। तत्पश्चात दोस्तों इसी से भारत के संदर्भ में जो आज का हम देखते हैं इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, तीसरा सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी, जैसी विधियां अस्तित्व में आई, ऐसी विधियां या कोड ये भी हैं किसकी पैदाइश, चार्टर एक्ट 1853 की। इन कानूनों का आज भी भारत में कुछ संशोधित रूप में इस्तेमाल किया जाता है कानून व्यवस्था के मामले में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसी की अन्य धाराओं की। तो दोस्तों देखते हैं हम अगली, इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन किया गया। दोस्तों आपको मालूम ही था कि चार्टर एक्ट 1833 में भारत में एक विधि आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर विधि आयोग था वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही गठित किया गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस आयोग की रिपोर्ट पर या इस आयोग की अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में भी एक विधि आयोग का गठन किया गया, जो देखेगा कि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित विधि आयोग की रिपोर्ट या उसकी अनुशंसाओं पर कैसे कार्रवाई की जा सकती है ब्रिटिश संसद के द्वारा। तत्पश्चात दोस्तों भारत में जिस तरह से भी जो धार्मिक, सामाजिक, जातिगत, रंग के आधार पे, मूल वंश के आधार पे जिस तरह का भेदभाव चल रहा था, उन भेदभाव को समाप्ति करने का भी प्रावधान इस चार्टर एक्ट 1853 में किया गया। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नियुक्ति संबंधी अधिकार, इन नियुक्ति संबंधी अधिकारों को संज्ञा दी जाती है पेट्रोनेज राइट्स की। अब भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो भी अपने नियुक्ति संबंध में कंपनी प्रशासन जो भी वह नियुक्ति करता था, उसके संबंध में जो भी अधिकार प्राप्त थे उसे अब समाप्त कर दिया गया। मतलब अब कंपनी प्रशासन में नियुक्ति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात दोस्तों इस अधिकार पत्र द्वारा भारतीय लोक सेवाओं मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में भारतीयों को उचित स्थान दिए जाने का आश्वासन दिया गया। दोस्तों अब भारत में असैन्य सेवाएं अर्थात सिविल सर्विसेज में नियुक्ति हेतु हमारे देश में जैसे आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होते हैं, वैसे उस समय भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ किया गया। तो आप बोल सकते हैं भारत में नियुक्ति के संदर्भ में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन किस चार्टर एक्ट से संबंधित है, तो वह है महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट 1853। खैर प्रावधान या इस बात का आश्वासन चार्टर एक्ट 1833 में भी दिया गया था, लेकिन आपको ध्यान है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की असहमति या हस्तक्षेप के चलते यह प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में लागू नहीं हो पाया था। तो दोस्तों उसी गलती को यहाँ पर सुधारा गया और भारतीय प्रसंविदाबद्ध सेवाओं हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन लंदन मतलब आप बोल सकते हैं कि हैलीबर्ग कॉलेज लंदन में स्थित है, हैलीबर्ग कॉलेज, इसी में यह परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों यह व्यवस्था 1853 के पश्चात 1922 तक जारी रही। मतलब भारतीय सिविल सर्विसेज के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की जाती थी वो कहाँ की जाती थी, लंदन स्थित हैलीबर्ग कॉलेज में, और 1923 में जाकर इस आईसीएस की परीक्षाओं का आयोजन भारत में भी शुरू हुआ। दोस्तों अब हम देखते हैं भारत में सिविल सेवा में भर्ती के संदर्भ में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की एक अनुशंसा थी जिसकी हम भारतीय मानस द्वारा आलोचना इस प्रकार से की जाती है कि इसमें भर्ती की आयु सीमा 18 से 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। सोचो आप जो हिंदी माध्यम से पढ़ा लिखा बच्चा है उसके लिए यह आयु सीमा बहुत कम थी। उससे कॉम्पीट किससे करना है, ब्रिटिश नागरिकों से जो ब्रिटेन में हैं, और परीक्षा का माध्यम भी इंग्लिश, और सबसे बड़ी परेशानी आयु सीमा भी उनकी रख दी 18 से 23।
लॉर्ड मैकाले की समिति ने जब इसकी सिफारिश की 18 से 23 वर्ष आयु की, तब बहुत इसकी आलोचना भी हुई थी। दोस्तों आज भी हम देखते हैं, हम भारतीय सिविल सेवा के बारे में बात करते हैं, यूपीएससी हो या राज्यों के पीएससी हो, ठीक है, इनमें भी आज भी इस सेवा के लिए जो आयु सीमा है नॉर्मली 20-21 वर्ष से 35 से 40 वर्ष तक भी निर्धारित है, अलग अलग देखते हैं स्टेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी कम आयु सीमा निर्धारित करना एक तरह से भारतीय अभ्यर्थियों के लिए, भारतीय सिविल सेवा में जाने के इच्छुक जो भी उम्मीदवार थे उनके लिए यह एक कुठाराघात के ही समान थी, ठीक है। अगला दोस्तों हम देखते हैं, इस अधिकार पत्र द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यपालिका संबंधी प्रकारों को पूर्णतः अलग कर दिया कि अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में कुछ मेंबर बनाए जो केवल और केवल विधि निर्माण के कार्य से संबंधित रहेंगे और कुछ केवल उस विधि को लागू करने से संबंधित रहेंगे। यह है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चार्टर एक्ट 1853 का। तत्पश्चात दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि इस अधिकार पत्र के द्वारा भारत में विधि निर्माण हेतु पृथक विधान मंडल, जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल या अखिल भारतीय विधान परिषद के नाम से इसे हम जानते हैं, उसे स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कुल 12 सदस्य शामिल थे। दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों में सहायता देने के लिए 6 नवीन सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिन्हें हम कहते थे विधान पार्षद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें से 4 सदस्य चुने जाते थे बंगाल, बंबई, मद्रास और आगरा के 4 प्रांतीय सरकारों द्वारा, और साथ ही में 2 अन्य सदस्य होते थे इसमें, जिसमें पहला होता था बंगाल का मुख्य न्यायाधीश और दूसरा होता था कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से ये 6 सदस्य गवर्नर जनरल को विधि निर्माण में सहायता करते थे। तो एक तरफ तो जहां दोस्तों इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को जगह दी गई, साथ ही कानून निर्माण में जो विशेषज्ञ हैं जैसे बंगाल के मुख्य न्यायाधीश या कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, इनको भी शामिल जो किया गया, इससे विधि निर्माण के कार्य में ज्यादा आसानी हुई, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं इसका एक और महत्वपूर्ण प्रावधान कि अखिल भारतीय विधान परिषद में, अखिल भारतीय विधान परिषद जिसको हमने बोला ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस परिषद में वाद विवाद का प्रारूप या जो भी कार्रवाई होती थी तो वह कार्रवाई होती थी मौखिक, रिकॉर्ड वगैरह उसका नहीं रखा जाता था। इसका कार्य भी गोपनीय न होकर सार्वजनिक प्रकृति का था। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान था अखिल भारतीय विधान परिषद की कार्यप्रणाली के संदर्भ में। तत्पश्चात दोस्तों इसका कार्य मतलब अखिल भारतीय विधान परिषद का कार्य भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए विधि निर्माण करना था, किंतु ध्यान रखिएगा यह अपने स्वतंत्र रूप से इस कार्य को नहीं कर सकती थी। इसके लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति आवश्यक थी। दोस्तों अखिल भारतीय विधान परिषद की संरचना को यदि हम देखें तो वो संरचना कैसी थी, तो दोस्तों अखिल भारतीय विधान परिषद की संरचना कुछ इस प्रकार थी कि उसके सर्वोच्च या शीर्ष पर थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनको सहयोग मिलता था इसमें कमांडर इन चीफ से। भारत में कंपनी सेना का या ब्रिटिश सेना के जो प्रधान है उन्हें कहा जाता था कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ भी इसके एक सदस्य हुआ करते थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के 4 सदस्य, दोस्तों आपको ध्यान ही होगा 1833 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या 3 से बढ़ाकर 4 की गई थी, लेकिन चौथे सदस्य अर्थात विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त नहीं था। लेकिन इस चार्टर एक्ट में यह गलती को सुधारा गया और विधि सदस्य को भी अब गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। दोस्तों गवर्नर जनरल की नवीन विधायी परिषद के 6 विधान पार्षद भी गवर्नर जनरल को विधान निर्माण में सहायता प्रोवाइड करते थे, जिनके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि बंगाल, बंबई, मद्रास
और आगरा के प्रांतीय सरकारों की तरफ से 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी अखिल भारतीय विधान परिषद के संदर्भ में। और दोस्तों वास्तविकता में तो इनके नाम के मनोनयन की सिफारिश की जाती थी और गवर्नर जनरल इन्हें नियुक्त करता था। तत्पश्चात दोस्तों आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि बंगाल के मुख्य न्यायाधीशों या कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीशों यह भी इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसी एक्ट के अन्य प्रावधानों की कि अखिल भारतीय विधान परिषद के द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते थे, जो भी विधेयकों को पारित किया जाता था, उनके संदर्भ में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वीटो पावर, निषेध का अधिकार था, मतलब वह उसे नकार भी सकता था। तो एक तरफ तो हमने बनाई अखिल भारतीय विधान परिषद और दूसरी तरफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को उसके द्वारा पारित प्रस्तावों, विधेयकों पर वीटो का अधिकार देकर एक तरह से इस एक्ट में जो कहा गया था उससे ही नकार दिया गया। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं हम, भारतीय गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया। बंगाल के शासन से मुक्त इसलिए करना जरूरी था क्योंकि अब उसे पूरे भारत में जो केंद्रीय सरकार है उसका नेतृत्व करना था, तो उसे बंगाल के प्रशासनिक कार्यों से मुक्त कर दिया गया और उसकी जगह एक और अन्य गवर्नर की बंगाल में नियुक्ति की गई। अर्थात गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत के शासन को केंद्रीय रूप से संभालना था और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्हें इस दायित्व से मुक्ति प्रोवाइड की और धीरे धीरे करके भारत में केंद्रीय प्रशासन का एक युग शुरू हुआ। दोस्तों अब भारतीय गवर्नर जनरल को अपने कार्यों में सहायता मिलती थी किनके द्वारा, तो 6 तो आपने दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं 6 तो सदस्य हैं विधान परिषद के जिन्हें हम विधान परिषद की संज्ञा दी, 4 हैं उसकी कार्यकारी परिषद के और साथ में एक है मुख्य सेनापति। तो अब उसको 11 लोगों द्वारा विधान निर्माण के कार्य में सहायता प्राप्त होने लगी। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों देखते हैं हम कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो चौथे सदस्य, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो कानूनी सदस्य या विधि सदस्य हुआ करता था उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अर्थात वह अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में होने वाली कानूनी बहस के साथ साथ अन्य मामलों में भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता था। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रांतों के गठन के विषय में। दोस्तों इस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात गवर्नर जनरल को नए भारतीय प्रांतों के गठन की इजाजत दी गई। आपको ध्यान ही होगा कि भारत में लेप्सेशन पॉलिसी की वजह से कंपनी के भौगोलिक क्षेत्राधिकार बढ़ता जा रहा था और इन सब में सामंजस्य के लिए उन्होंने यह अधिकार प्रोवाइड किया कि वह चाहे तो नवीन प्रांतों का गठन कर सकती हैं। तो दोस्तों इसी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए पंजाब और सिंध 2 नवीन प्रांत भारत में गठित किए गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके पश्चात आगे चलकर असम, बर्मा, सेंट्रल प्रोविंस का भी गठन किया गया। तत्पश्चात दोस्तों इस एक्ट के द्वारा बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। आप तो जानते ही हैं कि भाई बंगाल के जो गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, जिसे हम जानते थे तत्कालीन थे लॉर्ड डलहौजी, उनके कार्य क्षेत्र को पुनः निर्धारित किया गया और उनसे बंगाल का जो गवर्नर का प्रभार छीन लिया गया। तो इस परिप्रेक्ष्य में बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति की गई ताकि बंगाल के शासन को चलाने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की तीनों प्रेसिडेंसियों में सबसे वृहद थी। दोस्तों इस अधिकार पत्र के द्वारा पंजाब में शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति भी की गई। तत्पश्चात दोस्तों अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 के महत्व के विषय में। सिग्निफिकेंस ऑफ चार्टर एक्ट 1853। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका हमारे लिए या कंपनी प्रशासन में क्या महत्व है, इसके विषय में हमको चर्चा करना जायज लगता है। आइए दोस्तों क्या क्या महत्व है हमारे लिए चार्टर एक्ट 1853 का, उस विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहला महत्व है दोस्तों, इस एक्ट के जारी होने से भारतीयों को कानून संबंधी ज्ञान होने लगा, क्योंकि अब तक हमारे लिए कानून कौन बना रही थी? ब्रिटिश संसद। लेकिन अब कानून कौन बना रही थी? गवर्नर जनरल के नेतृत्व में अखिल भारतीय विधायी परिषद। तो दोस्तों यह एक
एक महत्वपूर्ण प्रावधान था जिससे भारतीयों को भी कानून संबंधी ज्ञान प्राप्त होने लगा। दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी को शासन करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। अब उसके ऊपर व्यापारिक दायित्व को हटा दिया गया। अब वह केवल एक प्रशासनिक एजेंसी के रूप में ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहते हुए अपना शासन प्रशासन भारत में चला रही थी। तत्पश्चात दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के राज्य की पूर्ण रूप से स्थापना की गई। अब वो व्यापारिक कंपनी नहीं, अब ये वास्तविक राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्यरत रही भारत में, जब तक कि भारत सरकार अधिनियम के द्वारा उससे यह शक्ति वापस नहीं ले ली गई। तत्पश्चात दोस्तों, अब हम देखते हैं इस एक्ट के द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों का जो नियुक्ति में प्रभाव हुआ करता था उसको सिरे से खारिज करते हुए समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात दोस्तों, भारत में कंपनियों पर ब्रिटिश ताज का नियंत्रण होने से कंपनियों की मनमानी भी समाप्त हो गई। केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कार्यरत नहीं थी, अब यहाँ पर ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी कार्य करने लगी थी। इसीलिए इन सभी कंपनियों पर, विशेषकर ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो नियंत्रण लगाया गया उससे कंपनियों की मनमानी भी समाप्त हो गई। तत्पश्चात दोस्तों, बंगाल और पंजाब में गवर्नरों की जो नवीन नियुक्ति हुई उससे प्रशासन में दक्षता और कुशलता बहुत बढ़ गई। दोस्तों, अब हम और देखते हैं कि आखिर इसका हमारे लिए क्या महत्व रहा। अगला महत्व है दोस्तों इसका कि इस एक्ट के द्वारा भारतीयों की उन्नति का मार्ग खुल गया, क्योंकि भारतीयों को लोक सेवाओं की परीक्षाओं में स्थान मिलना शुरू हो गया। क्योंकि दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट में कहा तो गया था भारत के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए, लेकिन उस प्रावधान को लागू नहीं किया गया था। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 में इस चीज का प्रावधान भी किया गया और इसे व्यवस्थित रूप से लागू भी किया गया। अब भारतीय भी इंडियन सिविल सर्विसेज में अपना करियर बना सकते थे। तत्पश्चात दोस्तों, पहली बार व्यवस्थापिकाओं को अधिकार दिया गया कि वह अपने अनुरूप, जरूरत के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप अपने नियमों का निर्माण कर सकें। तत्पश्चात दोस्तों, पहली बार भारत को आधिकारिक रूप से बड़ा उपनिवेश की संज्ञा दी गई। पहली बार ब्रिटेन ने माना कि भारत उसका एक बड़ा उपनिवेश है। ठीक है, मतलब कंपनी प्रशासन के दिन गिने चुने ही रह गए थे भारत में। तत्पश्चात दोस्तों, पहली बार भारत सरकार पदावली का भी अनुप्रयोग किया गया, पहली बार इस्तेमाल किया गया इसका। इसके पहले कभी भारत सरकार पदावली का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा अब अंग्रेजों को बिना किसी के परमिशन के भारत में आने जाने के साथ में यहाँ पर मुक्त निवास करने, जमीनें वगैरह खरीदने के अधिकार को मान्यता प्राप्त हुई। यह भी एक महत्व था अंग्रेजों के लिए इस एक्ट का। इस एक्ट के द्वारा लंदन में एक कमीशन या आयोग नियुक्त किया गया दोस्तों, जिसका काम था भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करना और भारतीय कानूनों का व्यवस्थित रूप से संग्रह करना, और जिससे आगे चलकर आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी जैसी विधियां अस्तित्व में आई। दोस्तों, हमारे देश में आगे चलकर यह एक्ट संसदीय व्यवस्था का आधार बना। हमारे देश की जो संसदीय व्यवस्था के लिए एक आधार या बेस या नींव प्रोवाइड करी थी चार्टर एक्ट 1853 ने। तत्पश्चात दोस्तों, हम देखते हैं इस एक्ट की कमियां क्या थी या उसकी आलोचनाएं किस तरीके से की जाती हैं। दोस्तों, चार्टर एक्ट की आलोचना को कुछ हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहली आलोचना, लोक सेवाओं की परीक्षाओं के लिए लंदन जाना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि लंदन स्थित हेलिबर्ग कॉलेज में ही भारतीय सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को लिया जाता था। तो दोस्तों, चूंकि हम भी सिविल सेवा के विद्यार्थी हैं, तो सोचें आज हमसे कोई बोले कि हमें जाकर लंदन एग्जाम देनी है, तो क्या हम दे पाएंगे? तो दोस्तों, उस समय के हमारे पूर्वजों के जो प्रबुद्ध वर्ग थे उनके लिए यह नियम लगा देना, यह शर्त लगा देना कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता है। तत्पश्चात दोस्तों, भारतीय लोक सेवाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों की आयु इतनी कम रख दी गई कि वे इंग्लैंड में परीक्षा देने के लिए जा ही न सकें या उस परीक्षा के लिए स्वयं तैयार भी न हो सके। यह आयु थी 18 से 23 वर्ष। किसने करी थी? लॉर्ड मैकाले समिति की अनुशंसा पर यह आयु सीमा निर्धारित की गई थी कि एक तरफ तो आप हमें बोल रहे हो कि भैया आपकी उन्नति के मार्ग खोल रहे हैं आईसीएस में आने के लिए, लेकिन उसमें इतनी बाधाएं या स्पीड ब्रेकर लगा दो ताकि हम सही तरीके से अपनी गति ही न पकड़ सकें, तो फिर मतलब ही क्या है ऐसे प्रावधानों का? यह एक महत्वपूर्ण विवादास्पद प्रावधान था।
तत्पश्चात दोस्तों इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन की व्यवस्था जो एक चल रही थी हमारे यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नेतृत्व में और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नेतृत्व में, उस व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया। वही 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट की जो महत्वपूर्ण प्रावधान था उसको लगातार जारी रखा, जो कि अनुचित था। तत्पश्चात दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को कानून बनाने का तो अधिकार दे दिया गया था, ठीक है, लेकिन उसकी काउंसिल में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो भारतीय उस कानून को अपना कैसे माने, उस कानून के हिसाब से कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाए जिसमें उनका रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं, ठीक है। तो यह प्रतिनिधित्व न होना एक और इसकी आलोचना का कारण बनता है। तत्पश्चात दोस्तों इस एक्ट के द्वारा भारत में जो भी ग्रामीण या छोटे शहरों में जो भी उद्योग धंधे चल रहे थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उनको एक तरह से समाप्त ही कर दिया गया। दोस्तों चार्टर एक्ट के हमने धाराएं भी देखी, उसका महत्व भी देखा और उसकी कमियां या आलोचनाएं भी की। इस प्रकार से दोस्तों हमें ज्ञात होता है कि यह एक्ट भारतीयों के लिए किसी भी तरीके से संतोषप्रद नहीं था, क्योंकि इस एक्ट के प्रावधानों से अब भारत केवल और केवल कृषि प्रधान देश ही रह गया, मतलब अंग्रेजों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली एक जगह ही रह गई। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ईसाई मिशनरी द्वारा जोर शोर से किया जाने लगा और दोस्तों भारत में कोई व्यक्ति जब ईसाई धर्म को ग्रहण करता था तभी उसे उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति दी जाती थी। दोस्तों चार्टर एक्ट 1853 में हमारे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक किसी भी तरह के अवसर का सृजन नहीं किया गया और जो भी प्रशासनिक सेवाओं की बात की गई वह भी निष्कंटक नहीं थी। तो दोस्तों हम भारतीयों के लिए इस चार्टर एक्ट 1853 में कोई भी विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए जिससे हम सब लोग खुश हो सके, हमारा जीवन संवर सके, इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो दोस्तों आपको हमारा यह चार्टर एक्ट 1853 की प्रस्तुतिकरण कैसा लगा? सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं।